Hello everyone, welcome back to Books and Talks. This is Dev and you are watching another new video. So, बहुत सारी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं इस चैनल पे। उसमें से एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक था जिसके बारे में आज हम बात करेंगे, जो है हाउ टू प्रिपेयर फॉर जुडिशरी एग्ज़ाम और हाउ टू प्रिपेयर फॉर जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन और हाउ टू प्रिपेयर टू बी अ जज। देखो, लॉ करने के बाद ना बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जिसमें बच्चे चले जाते हैं। उसमें से एक जुडिशरी भी है और जो फर्दर ऑप्शंस हैं वो है लिटिगेशन, पीएसयूज में जाना, पीएचडी करना, एज अ लॉ रिसर्चर काम करना, एज अ लॉ प्रोफेसर कहीं जॉब करना या लीगल गाइड बन के बच्चों को लीगल एंट्रेंस जो भी एग्जामिनेशंस होती हैं अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ की, उसकी तैयारी करवाना। उसमें से एक जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है जुडिशरी के एग्जामिनेशंस। हाल ही में हम सबने देखा कि 3 ईयर जजमेंट आ गई है। अब ठीक है, जो है सो है, उसके साथ ही हमें डील करना पड़ेगा, क्योंकि जिसे अगर कुछ करना है तो उसके लिए ये जो 3 ईयर की जो जजमेंट है ना, ये बाधा नहीं बन सकती। सो इसी के साथ हम शुरू करेंगे जानना कि हमें जुडिशरी के लिए इन 3 सालों में कैसे तैयारी करनी है, कैसे एनरोलमेंट करवाना है, कौन से सर्टिफिकेट्स काउंट होंगे जो हमें जुडिशियल एग्जामिनेशन के लिए ज़रूरी होंगे, एक्सपीरियंस कितना चाहिए होगा, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आती है स्लाइड 1, एम्बार्किंग ऑन द पाथ जुडिशरी प्रिपरेशन फ्रॉम स्क्रैच। देखो, अब हमें जुडिशरी की तैयारी करनी है तो सबसे पहले ना हमें जानना पड़ेगा कि जुडिशरी है क्या, क्या काम करती है, ठीक है। उसके अलावा क्या सिलेबस होगा, क्या सही स्ट्रैटेजी होगी, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा, वो सारी चीज़ें हमें डिस्कस करनी पड़ेंगी। देखो, इट इज़ द वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट एग्जाम आफ्टर यूपीएससी इन इंडिया। क्योंकि जैसे यूपीएससी में हमारे पास हम देखते हैं कि यूपीएससी में हमारे पास 3 स्टेजेस होती हैं, दैट इज प्री, मेंस, देन इंटरव्यू। हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि तीनों स्टेज के एग्जामिनेशन यूपीएससी में भी देखने को मिलते हैं और जुडिशरी में भी देखने को मिलते हैं। तो हमें उसी हिसाब से अपनी तैयारी करनी पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं, उतनी सीट्स नहीं होती हैं। हालांकि यूपीएससी में ऐसा नहीं था। यूपीएससी में जितनी सीट्स होती हैं और यूपीएससी का कंपटीशन भी ज़्यादा है। ऐसा नहीं है कि जुडिशरी में कंपटीशन कम है, पर जुडिशरी की पर जो जुडिशरी की जो सीट्स होती हैं वो अप्रॉक्स डिपेंड करता है, जितने जजेस रिटायर हो जाएंगे, जितनी वैकेंसीज आएंगी, उस हिसाब से सीट्स के नोटिफिकेशन रिलीज होते हैं। पर हमें ये देखने को मिला है कि 500 सीट्स आई हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे यूपी में फॉर एग्जांपल 500 सीट्स की वैकेंसीज आई, पर एग्जाम में अपीयर करने वाले जो बच्चे थे ना, वो 10,000 थे, कहीं 15,000 थे। क्योंकि यूपी वाले भी दे रहे हैं जिनका और कहीं नहीं हो रहा है, वो भी यूपी ट्राई कर रहे हैं। तो वो सारी चीज़ को देखते हुए ना इस एग्ज़ाम का जो कॉम्पिटेंस लेवल था ना, वो बढ़ चुका है, ठीक है। तो उसके बाद हम देखेंगे वाई चूज द जुडिशरी। देखो, सबसे पहले हमें ये ज़रूर जान लेना चाहिए इस एग्ज़ाम की तैयारी करने से पहले कि अगर हम इस एग्ज़ाम में अपीयर होना चाहते हैं या हम जज बनना चाहते हैं, तो सबसे पहला सवाल हमारे सामने आता है कि हम जज क्यों बनना चाहते हैं। अगर हम बिना किसी गोल के एक रास्ते पे चलेंगे ना, तो हमें कभी मंजिल ही नहीं मिलेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे मुंबई जाना है, मैं बाय एयर जा सकता हूँ, बाय रोड जा सकता हूँ, बाय ट्रेन जा सकता हूँ। पर अब मुझे समझ ही नहीं आ रहा, मैं चूज़ ही करते रह जाऊँ, मैं बाय रोड जाऊँ, बाय एयर जाऊँ, बाय ट्रेन जाऊँ, मैं कभी मुंबई पहुँच ही नहीं पाऊँगा। अगर मेरे बजट के अकॉर्डिंग मैं प्लान करूँ, अगर मेरे पास अच्छा खासा फंड है तो मैं बाय एयर भी जा सकता हूँ। उसके अलावा अगर मेरा बजट नॉमिनल होगा, मैं ट्रेन से भी जा सकता हूँ, मेरे पास अपनी गाड़ी होगी, मैं बाय रोड कार से भी जा सकता हूँ। तो ये जान लेना ना बहुत ज़रूरी होता है कि हमने अगर कुछ चीज़ करनी है तो उसके पीछे कारण क्या है। अब एक एग्जांपल और लेते हैं। लेजिस्लेचर जब लॉ बनाती है तो उसके पीछे एक कारण देखने को तो हमें मिलता ही है ना। स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्शन रीजन में हम ज़रूर देखते हैं कि व्हाट इज़ द विल ऑफ लेजिस्लेचर, उन्होंने लॉ बनाया क्यों है। बात ना किसी भी चीज़ की अगर हम करें, अगर उसके पीछे का कारण पता चल जाए ना, वो चीज़ निभानी बड़ी सौखी हो जाती है। सौखी मतलब ईज़ी हो जाती है। तो सबसे पहले अपहोल्डिंग लॉ, जजेस की जो ड्यूटी है वो है लॉ को इंटरप्रेट करना। कैसे इंटरप्रेट करना है, अपनी एलएलबी के दौरान आपने देखा। उसके अलावा प्रेस्टीज एंड इम्पैक्ट, जो सोसाइटी में जो रिस्पेक्ट मिलती है ना एज अ जुडिशियल ऑफिसर, जो सोसाइटी में हम रिस्पेक्ट देखते हैं, वो देखते हैं कि कितनी ज़्यादा इज्जत उन्हें मिल रही है,
उसके अलावा हम देखते हैं कि कितनी ज़्यादा, अगर हम कहें, कितनी ज़िम्मेदारी का काम है, ठीक है? आप न्यायाधीश हो, ठीक है? आप वकील बन के ना किसी एक पार्टी को फ़ेवर कर पाओगे। ये होता है क्योंकि जजेस और एडवोकेट्स दोनों ही कोर्ट के ऑफिसर्स होते हैं, है ना? पर जब अगर आप वकील बनते हैं तो आप किसी एक पार्टी के फ़ेवर में जाएँगे और ऑटोमैटिकली एक पार्टी के अगेंस्ट हो जाएँगे। या तो आप प्लेंटिफ के साइड से अपीयर हो रहे होंगे एज़ अ काउंसिल और रिप्रेजेंटेटिव, या आप डिफेंडेंट की तरफ से हो रहे होंगे। पर एज़ अ जज यू हैव टू सिट ऑन डायस। आपके सामने दोनों पार्टीज़ हैं, आपको सही और गलत को देखना होता है। अब एक चीज़ और है, अगर मैं सोचूँ कि प्लेंटिफ के साथ गलत हो रहा है, पर लॉ डिफेंडेंट के फ़ेवर में जा रहा है, तो क्या मैं तब भी इक्विटी या प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस या किसी भी ऐसे लॉ के प्रिंसिपल पे मैं प्लेंटिफ की साइड जा सकता हूँ, चाहे केस डिफेंडेंट की साइड जा रहा हो? ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? बिकॉज़ लॉ ना उस चीज़ पे इनैक्ट हो चुका है। अगर लॉ कहता है कि फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस को देखते हुए जो डिसीज़न है, वो डिफेंडेंट के फ़ेवर में जाएगा, तो मुझे डिफेंडेंट के फ़ेवर में ही जाना होगा। इसलिए यहाँ पे इमोशनली काम नहीं चलता। इमोशनली अगर हम सोचे कि अगर हम कुछ डील कर सकते हैं, तो वो यहाँ नहीं होगा। हमें प्रैक्टिकली सब चीज़ों को देखते हुए काम करना पड़ता है। उसके अलावा सिक्योरिटी एंड बेनिफिट्स तो वो हम जानते हैं कि लाइफ टाइम टेन्योर मिलता है, एक्सपेंसिव अच्छी खासी सैलरी मिल जाती है, एक पेंशन मिल जाती है। पर अगर हम इस चीज़ के लिए आएँगे, तो शायद हम अपने मकसद को पूरा नहीं कर सकते हैं, बिकॉज़ देखो आजकल पैसा कहाँ नहीं है। हालाँकि पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, पर किसी भी फ़ील्ड में अगर आप जाओगे और वहाँ अगर आपने मेहनत कर ली थोड़े समय, तो पैसा कमाना फिर मुश्किल नहीं रह जाता। एडवोकेसी में बहुत अच्छा पैसा है। अगर आप लॉ रिसर्चर बनते हो किसी अच्छी लॉ फर्म में, या किसी भी प्राइवेट सेक्टर में किसी भी अच्छे पीएसयू के साथ जुड़ते हो, आपको बहुत अच्छे अमेनिटीज़ मिलती हैं, बहुत अच्छी सर्विसेज़ मिल जाती हैं, फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं। उसके साथ-साथ अगर आप किसी अच्छी कोचिंग को जॉइन करते हो या एक किसी लॉ कॉलेज में एज़ अ प्रोफ़ेसर बनते हो, तब वहाँ भी आपको सारे मेडिकल एक्सपेंसेस भी मिल जाते हैं, आपको रहने की भी व्यवस्था मिलती है, तो पैसा तो हर जगह है। पर कहीं न कहीं ना जुडिशरी में आने का जो मकसद आपका है ना कि आपकी ज़िम्मेदारी आपके कंधों की ना और बढ़ जाती है, ठीक है? उसके अलावा एसेंशियल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब क्राइटेरिया क्या है? तो सबसे पहला क्राइटेरिया हमारे पास है, पोजेस अ लॉ डिग्री इन एलएलबी। इट मस्ट बी फ्रॉम अ बार काउंसिल ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। एक ऐसी यूनिवर्सिटी से हमें एलएलबी की डिग्री मिली होनी चाहिए जो बीसीआई मतलब बार काउंसिल ऑफ इंडिया से रजिस्टर हो रखी है, जो ऑथराइज है एक लॉ स्टूडेंट को लॉ डिग्री देने के लिए। एज रिक्वायरमेंट 21 to 35 with relaxations, these apply to reserved categories। देखो, जो एज बार का सिस्टम है ना, वो हर स्टेट में अपना अलग अलग है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दिल्ली में 32 तक है, वहीं हरियाणा में 34 तक है, वहीं राजस्थान में वापस 32 तक है। अब उसके अलावा जो सबसे रीसेंट एक क्राइटेरिया जोड़ा गया है, वो है 3 ईयर की कोर्ट प्रैक्टिस कर दी गई है। देखो उसका कारण क्या है, आप बहुत ध्यान से समझिए। हम ना ये चीज़ पे बिलीव करके बैठ गए हैं कि जुडिशरी ने 3 ईयर का जजमेंट डाल दिया, अब हम कैसे करेंगे। बहुत अच्छे कैंडिडेट्स भी थे जिनका एक अटेम्प्ट में हो जाने वाला था। जो बच्चे 6th सेमेस्टर में राजस्थान के लिए आरजेएस के लिए अपीयर करते हैं, कई बार बच्चे ऐसे होते हैं कि वो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अपना एग्ज़ाम निकाल लेते हैं, या कुछ पॉइंट मार्क्स से रह जाता है तो नेक्स्ट अटेम्प्ट में हो जाता है उनका। पर प्रॉब्लम यहाँ पे क्या देखने को मिल रही थी, देखो सारी उँगलियाँ वैसे बराबर नहीं होती, वैसे सारे जजेस या लॉयर्स एक जैसे नहीं होते, इस चीज़ को तो हम मानते ही हैं। पर बिफोर सिटिंग ऑन डायस, बिफोर इंजॉइंग योर जजशिप, आपको बार का जो बेंच के उस तरफ जो बार है, उसका भी क्राइटेरिया, उसके नॉर्म्स पता होने चाहिए। क्योंकि कई बार देखने में आता है ये जो यंग जजेस होते हैं, नॉट ऑलवेज जजेस, पर जो यंग एडवोकेट्स भी होते हैं ना, वो बहुत रूड होते हैं, ठीक है? क्योंकि नई-नई पावर हाथ में आई होती है, तो उस चीज़ को हज़म करना मुश्किल है। देखो, अगर आप कुछ चीज़ पाना चाहते हो ना, किसी भी विश के लिए अगर आप मैनिफेस्ट करते हो, आप जिस भी भगवान को मानते हैं, आप मैनिफेस्टेशन करते हो, वो चीज़ आपकी मेहनत से, थोड़ा लक से आपको मिल भी गई। पर अगर आप वो सँभाल ही नहीं सके और वो आपके हाथ से गिर गई, तो फिर तो बाज़ी चूक गई ना, फिर तो जीते-जिताए आप हार गए। आपको चीज़ मिल भी गई, आप उसकी कद्र नहीं कर पाए, तो फिर कहाँ से सारी चीज़ होगी? यूपीएससी का आईएएस है, आईपीएस है, जुडिशरी में आपको जज बनना है, ये बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली जो पोस्ट होती हैं।
आपका एक डिसीजन किसी की ज़िंदगी डिसाइड करेगा और उनसे जुड़े जितने भी लोग होंगे ना, उन सबके राइट्स, उन सबकी ज़िंदगी, उनके सर्कमस्टांसेस, हर एक चीज़ आपके एक जजमेंट से बदल जाएगी, ठीक है? तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी था कि आपको पता हो कि एज़ एन एडवोकेट आपने कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है, एज़ ए जज फिर आपने कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है। तो इसके लिए जो बच्चे बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गए हैं कि कैसे हम करेंगे, अब तो जजमेंट आ गया, अब हमें क्या शादी करनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों के घर में सर्कमस्टांसेस सेम नहीं होते। कई लोगों ने एलएलबी बड़ी मुश्किल से की है। अब उसके बाद उनको चाहिए था कि वो एग्ज़ाम में अपीयर करें, जितना जल्दी हो सके एक हैंडसम मनी उन्हें किसी भी एक जॉब से मिल जाए और वो साथ-साथ प्रिपरेशन करते रहें या फुल फ्लेज प्रिपरेशन करें किसी जॉब में ना जाते हुए। कोर्ट प्रैक्टिस नहीं करना चाहते थे। पर अब जो ये 3 ईयर जजमेंट आ गया, उसके साथ से हमें सर्वाइव तो करना ही पड़ेगा। हम उसको चेंज तो नहीं कर सकते हैं, बिकॉज़ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है, कुछ सोचा होगा, सोच समझ के सोचा होगा, ठीक है? उसके अलावा नेशनैलिटी और डोमिसाइल, आप इंडियन होने चाहिए, वो तो आपको पता ही है। एक्सपीरियंस नॉट रिक्वायर्ड, हालाँकि ये वाला जो मैंने बनाया था ना, ये मैंने इस जजमेंट के आने से पहले बनाया था, बस मैं रिकॉर्ड नहीं कर सका था। तो एक्सपीरियंस नॉट को काट देते हैं, एक्सपीरियंस इज़ रिक्वायर्ड, 3 ईयर प्रैक्टिस इज़ रिक्वायर्ड। अगर आप कोर्ट जाते हो, रोज़ जाने की ज़रूरत नहीं है, आप वीक में 2 से 3 दिन चले जाइए, क्योंकि कोर्ट की जो देखो मेन प्रोसीडिंग्स होती हैं ना, वो सुबह 10 बजे से लेके लंच से पहले-पहले तक हो जाती हैं। उसके बाद लंच के बाद कुछ नए केसेस को डिस्कस किया जाता है, जो इनिशियल स्टेजेस पे होते हैं। तो मेन आपका कोर्ट का काम पूरे दिन का नहीं है, आप किसी ऐसे एडवोकेट को जॉइन मत करो जो आपसे पूरे दिन काम करवा रहा है। बहुत सारे अच्छे एडवोकेट सीनियर्स आपको मिलेंगे कोर्ट में। आप उनसे बात करोगे, उनको बताओगे कि सर, कहीं न कहीं हमें अपनी तैयारी को कंटिन्यू करना है, बट ड्यू टू दिस जजमेंट हमें प्रैक्टिस भी करनी है, बिकॉज़ हमें एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट भी चाहिए, बिकॉज़ वो हमें बार काउंसिल ऑफ इंडिया या पर्टिकुलर बार से ही मिलेगा। जो कोर्ट की जो बार एसोसिएशन होती है, हमें वहीं से मिलेगा। तो आप एक एक ऐसा बैलेंस बनाना, एक ऐसी एडजस्टमेंट आप करना कि आप कोर्ट प्रैक्टिस भी थोड़ी बहुत कर सको। अगर आप कहीं कोचिंग लेते हो, अगर आप खुद से पढ़ते हो, वो टाइम भी डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे ज़रूर होंगे जो एलएलएम, कोर्ट प्रैक्टिस, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन, फिर जुडिशरी, इन सबको साथ लेके चल रहे होंगे। ऐसे भी बच्चे हैं, हमने पहले बहुत सारे ऐसे सीनियर्स का नाम देखा है। हमारे ही कॉलेज के हैं, पहले हम मानते कि 3 ईयर जजमेंट नहीं आया था, बट कोविड की सिचुएशन तो थी। कोविड की सिचुएशन में भी हमने देखा कि 2 से 3 साल के गैप ज़रूर आ गए थे। 2-2 साल वैकेंसीज़ थी, पर रिलीज़ ही नहीं हुआ था नोटिफ़िकेशन, एग्ज़ाम हो ही नहीं पा रहे थे। तब भी हमने देखा जिन्होंने जज बनना था, उन्होंने अपनी पूरी तैयारी की और जैसे ही वैकेंसी आई, एक बॉल पे सीधा उन्होंने चौका मार दिया और अपनी सीट ले ली, और ना कि सिर्फ़ सीट ले ली, पर बहुत अच्छे रैंक से। ठीक है? तो आप कोर्ट प्रैक्टिस भी साथ-साथ करो, पढ़ाई साथ-साथ करो, दिन में 24 घंटे हैं, सब कुछ मैनेज हो सकता है। बट अगर आपको अपना ड्रीम फ़ॉलो करना है ना, अगर आप चाहते हो कि आपने जज ही बनना है, तो फिर तो कोई बाधा आ जाए। 3 साल क्या, बच्चों ने यहाँ तक भी कमेंट्स लिखे हुए हैं मेरे पास कि सर 6-6 साल भी आ जाएगा ना, हम तो तब भी करेंगे। तो ऐसे भी बच्चे हैं। तो हमें ना कि नेगेटिविटी की तरफ जाना चाहिए और रोते रहना चाहिए कि अरे जजमेंट आ गया, जजमेंट आ गया। पर कहीं न कहीं हमें पॉज़िटिव साइड को अपना के ये सोचना चाहिए कि जुडिशरी का सिलेबस जब इतना बड़ा है, हमें तैयारी इतनी सारी चीज़ों की करनी है, इतने सारे बेयर एक्ट्स हैं, जजमेंट्स पढ़नी होंगी, लैंग्वेज देखना है, ट्रांसलेशन है, एसे राइटिंग है, मेन्स आंसर राइटिंग है, क्या नहीं है। हर स्टेट का अपना अलग क्राइटेरिया है। तो अगर हम इस चीज़ को लेके बैठ जाएँगे तो फिर तैयारी कैसे करेंगे? तो ना कि नेगेटिविटी की तरफ जाया जाए, बल्कि पॉज़िटिविटी का रास्ता देखो, तैयारी शुरू करो।